हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम अपना लास्ट कोर्स का टाइप्स जो मैनेजर डिसीजन के ऊपर बेस्ड था उसके आगे सब पार्ट्स कर रहे हैं। कोर्स फॉर मैनेजर डिसीजन एंड कंट्रोल के अंदर हमारी नंबर ऑफ कॉस्ट थी, जिसके अंदर फर्स्ट वन है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। नेम से ही पता चल रहा है, बहुत इजी से पॉइंट्स है। कंट्रोलेबल कि जिस कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, और अनकंट्रोलेबल को जिस कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कोई भी एफिशिएंट पर्सन या रिस्पॉन्सिबल पर्सन या मैनेजमेंट के थ्रू अगर किसी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है तो उसको हम कंट्रोलेबल कॉस्ट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जो फैक्ट्री है उसके अंदर मटेरियल की वेस्टेज हो रही थी। आपको ये मालूम चला कि डायरेक्ट मटेरियल की वेस्टेज हो रही है अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड्स। तो आपने मैनेजर से बात की और मैनेजर ने उस चीज़ को सुपरवाइज किया, चेक किया, तो हम उस जो मटेरियल की वेस्टेज है उसको रिकॉग्नाइज कर पाए। तो वो चीज़ अब जो आपने वेस्टेज थी मटेरियल की उसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है, किसके थ्रू? एक एफिशिएंट पर्सन के थ्रू, एक मैनेजर के थ्रू। तो उसको हमने बोल दिया कंट्रोलेबल कॉस्ट। बट ऐसे कॉस्ट जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एक एफिशिएंट पर्सन भी उस कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए आपको 100 लेबर्स की नीड है, अगर आप इन लेबर्स में से एक भी लेबर को कट ऑफ कर देते हो तो डायरेक्ट आपकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। तो इट मीन्स 100 लेबर, डायरेक्ट लेबर को आप कंट्रोल इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये कौन सी बन गई है? आपकी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बन गई है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है यहाँ पे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। बच्चे, नॉर्मल ऑपरेशंस के टाइम पे जो बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशंस हैं उस पे जो हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस जो लगते हैं, रेगुलर कॉस्ट होती है, उसको हम बोल देते हैं नॉर्मल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट एबनॉर्मल कॉस्ट कौन सी होती है? जो आपके इरेगुलर टाइम पीरियड में या इरेगुलर डेज या नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए नहीं लगते। फॉर एग्जांपल, आपकी फैक्ट्री के अंदर स्ट्राइक हो गई है, आपने ट्रेड यूनियन के हेड को बुलाया, उसके लिए जो भी आपने नेगोशिएशन किया उसके बेस पे, या स्ट्राइक को जो भी आपने कंपनसेट किया, या उससे आपके जो नॉर्मल ऑपरेशन थे उस पर जो इफेक्ट पड़ा, जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। 3-4 दिन आपकी फैक्ट्री बंद रही, उससे उसको फिर रीस्टार्ट करने पे जो आपका कॉस्ट लगा उसको हम बोल देते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। समझ आ गया? नेक्स्ट वन है अवॉइडेबल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। नेम से ही पता चल रहा है, ऐसी कॉस्ट जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं और जिसको नहीं कर सकते वो अनअवॉइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अवॉइडेबल कॉस्ट में आपने अपना अभी टेम्परेरी बिजनेस जो है वो बंद कर दिया है। अब टेम्परेरी जब बिजनेस को बंद कर दिया तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको आप कवर अप कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लेबर लग ही नहीं रही है, लेबर है ही नहीं। आपने बिजनेस को मान लीजिए 15 डेज के लिए बंद कर दिया है। जब 15 डेज के लिए बंद कर दिया तो वहां पे लेबर तो है ही नहीं, तो लेबर नहीं है तो उस कॉस्ट को आपने कवर अप कर लिया, तो वो कौन सी होगी? अवॉइडेबल कॉस्ट हो गई है। लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है, आपकी बिल्डिंग रेंट पे है तो वो रेंट तो आपको देना पड़ेगा। अगर 15 डेज के लिए आपने फैक्ट्री को बंद किया है तो फैक्ट्री रेंट नहीं है कि 15 दिन का नहीं दोगे, आपको पूरा 1 मंथ का रेंट पे करना ही करना पड़ेगा। तो इसको हमने बोल दिया है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है संक कॉस्ट एंड शट डाउन कॉस्ट। संक कॉस्ट कौन सी होती है? जो आपने ऑलरेडी बिजनेस के अंदर लगा दी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्वेस्टर्स के लिए कोई खर्चे किए हैं तो उसको हम बोल सकते हैं संक कॉस्ट, कि जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट लगा दी है और अब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो, उसको हम नेम दे देते हैं संक कॉस्ट। संक का मतलब भी क्या होता है? जो डूब जाना, डूब चुकी है, उसको हमने संक कॉस्ट का एग्जाम्पल दे दिया। जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया है,
कोई मार्केटिंग के लिए, कोई रिसर्च के लिए आपने खर्चा किया है, मान लो आपने नया फैक्ट्री का सेटअप किया तो उससे पहले आपने रिसर्च की है 6 मंथ्स तक, तो 6 मंथ तक आपके जो भी एक्सपेंसेस आए हैं वो कौन से हो गए हैं, वो अब आपके खत्म हो चुके हैं, उनको आपने लगा दिया था, वो हो गए हैं आपके संक कॉस्ट। क्लियर है? शट डाउन कॉस्ट होता है कि मान लो फ्यूचर के अंदर आप टेम्परेरी पीरियड के लिए अगर बिजनेस को शट डाउन करते हो, बिजनेस को बंद करते हो या डिसकंटिन्यू कर देते हो, तो उस पे जो आपका खर्चा लगता है, जैसे कि अभी एग्जांपल दिए फिक्स्ड कॉस्ट का है, बिल्डिंग 15 दिन के लिए आपने या 1 मंथ के लिए आपने बिजनेस को शट डाउन कर दिया, बिजनेस को बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिए अपने सारे ऑपरेशंस को, तो उस पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा लग रहा है। या 1 मंथ के बाद जब आपने दोबारा से अपनी फैक्ट्री को रीस्टार्ट किया, फैक्ट्री को रीस्टार्ट कर रहे हो, तो उस पे भी आपको कुछ एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो वो कौन से हो गए हैं आपके शट डाउन कॉस्ट। क्लियर है बच्चे? इसको हम नेम दे देते हैं शट डाउन कॉस्ट का। मीन्स कोई ऑब्लिगेशंस आपने मान लो कोई नेगोशिएट कर रखा है, आपने 1 मंथ के लिए किया, लेकिन 1 मंथ में ही आपको एक नेगोशिएशन किया हुआ था, अब वो नेगोशिएशन आपको फाइनल है कि करना पड़ेगा फुलफिल, तो उसके लिए जो भी आपको एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ रहे हैं, ठीक है, वो आपके हो गए हैं। मान लीजिए आपने किसी और फैक्ट्री वाले पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जो मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है वो एग्रीमेंट मैंने फुलफिल करना है, तो आगे आपको मान लो कोई भी रीजन है उस वजह से आपको 1 मंथ के लिए अपनी फैक्ट्री को क्लोज करना पड़ा, तो आपने जो दूसरी फैक्ट्री के साथ नेगोशिएट किया है, जो फर्स्ट पार्टी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था उसको फुलफिल करने के लिए, तो वो कॉस्ट भी कौन सी बन जाएगी आपकी शट डाउन कॉस्ट। नेक्स्ट वन है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। बच्चे प्रोडक्ट कॉस्ट नेम से ही पता चल रहा है, जो बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन पर्पस के लिए कॉस्ट लगती है उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, या प्रोडक्शन के ऑपरेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो आप खर्चे लगा रहे हो उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट बोल देंगे, वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। जबकि पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आप ले सकते हो रॉ मटेरियल को, लेबर, नॉर्मल एक्सपेंसेस जो आपके लगे हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो लगे हैं बिजनेस में प्रोडक्ट को बनाने के लिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो वो सारे के सारे आपके प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड होंगे। जबकि पीरियड कॉस्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो आपने खर्चे किए हैं, जिसका एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है इंश्योरेंस। आपने 1 ईयर के लिए फायर इंश्योरेंस करवाया फैक्ट्री का, तो वो कौन सी कॉस्ट हो गई है आपकी पीरियड कॉस्ट हो गई है। नेक्स्ट वन है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। नेम से ही पता चल रहा है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, कि आपकी पॉकेट से जो पैसा कैश के अंदर निकल रहा है उसको हम बोल देते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, बट इसके अंदर कैश में निकलना चाहिए, उसी को ही आप आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का नेम दे देते हो। एक एग्जांपल देती हूँ आपको, डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन में कोई कैश के अंदर पैसा निकलता है आपकी पॉकेट में से? नहीं निकलता है, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉस्ट है जिसको हम मान के चलते हैं, तो इसको हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं देंगे। जो डेप्रिसिएशन है वो बिल्कुल अपोजिट पॉइंट है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का। जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है वो मेक और बाय डिसीजन के लिए है, रिसेशन के टाइम जब आपको प्राइस फिक्स करना होता है उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट को कंसीडर करना। आई बात समझ? क्योंकि रिसेशन के टाइम पे मंदी होती है, उस पे आपने सिर्फ ये देखना कि कैश में हमारे प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट लग रही है, क्योंकि रिसेशन के अंदर आप ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं ले सकते हो, ठीक है, तो आपने इतना देखना होता है कि कैश के अंदर कितना हमारी पॉकेट में से निकला है और उस पे ही हम मार्केट में प्रोडक्ट सेल करें। नेक्स्ट वन है ये हमारा एक स्किप हो गया है, डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट नेम से ही पता चल रहा है, डिफरेंशियल क्या हुआ है कि अगर आपने कोई भी अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर चेंज किया, कोई मेथड्स में चेंज किया है मान लीजिए, या कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी के अंदर चेंज कर रहे हो, जैसे पहले मान लीजिए आप कोई ए मेथड फॉलो कर रहे थे प्रोडक्शन के लिए,
लेकिन अब आपने बी मेथड को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मेथड भी ले सकते हो, कोई लेवल ऑफ एक्टिविटी में भी चेंज कर दिया है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी में चेंज कर दिया है, तो वो चेंज करने से जो कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है उसको हम बोल देते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। बट ए मेथड से जब आप बी मेथड में गए और आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है तो उसको हम नेम दे देते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट का। लेकिन अगर ए मेथड से बी मेथड पे शिफ्ट हुए और आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो गई है तो उसको हम नेम दे देते हैं डिक्रीमेंटल कॉस्ट का। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं। ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं, हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल है जी यहाँ पे। मार्जिनल कॉस्ट में हम फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही देखते हैं। और साथ के साथ मार्जिनल कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हो तो जो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आता है, वो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस जो है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का होता है। फॉर एग्जांपल आप 10 यूनिट्स बना रहे हो तो आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है 500, लेकिन आपने ओनली 1 यूनिट इंक्रीज किया, 11 यूनिट्स बनाए और आपकी कॉस्ट कितनी हो गई है? टोटल कॉस्ट 530 मीन्स 30। ये वेरिएबल कॉस्ट है, एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे आपकी 30 रुपीज एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। तो ये जो 30 रुपीज चेंज आया है ना टोटल कॉस्ट के अंदर, उसको ही हम मार्जिनल कॉस्ट का नेम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए दो मेथड से ए और बी, आपने ए को फॉलो कर लिया है तो जो बी के बेनिफिट्स थे, जो आपने बी को जाने दिया, बी के जाने से जो आपको बेनिफिट्स होने थे उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है उसको हम नेम दे देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो गया? जो बेनिफिट्स आपको आपने छोड़ दिए उसको हम नाम दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। कन्वर्जन नेम से ही पता चल रहा है, कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर आपकी जब रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट पे बनाने में जो आपने कन्वर्जन करने पे जो कॉस्ट आई है उसको हम नाम दे देते हैं कन्वर्जन कॉस्ट का। बच्चे कन्वर्जन कॉस्ट को कैसे निकाल सकते हैं? टोटल ऑफ डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट expenses एंड चार्जेबल फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। इससे हम कन्वर्जन कॉस्ट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन है बजट कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो हमेशा पर यूनिट निकलती है, जबकि बजट कॉस्ट जो है वो टोटल होता है कि आपने बजट बना दिया है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में लेबर पे इतना एक्सपेंस लगेगा, फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल में इतना इफेक्ट होगा, ओवरहेड्स अलग से जो हैं वो उन पे इतना चार्जेस लगेगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर आप पर यूनिट स्पेसिफिक कॉस्ट को निकालते हो, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो बेस्ड होती है टेक्निकल असेसमेंट पे, जैसे कि इंजीनियरिंग जो डिजाइन क्या होगा, कौन सा प्रोडक्शन मेथड यूज होगा, प्रोडक्शन मेथड टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ ध्यान दिया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट में। जबकि बजट कॉस्ट के किसके बेस पे होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट के। जो बजट हम बना रहे हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन हम देखते कहाँ पे हैं? पास्ट का जो डाटा है, पास्ट में जो हमारी कॉस्ट लगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट लगे, उसके बेस पे हम बजट को मेंटेन करते हैं। आ गई बात समझ कि बजटेड कॉस्ट कौन सी होती है और स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन सी होती है। एक रूल है बजट फॉर्मूला जिसको बोलते हैं 50, 30 एंड 20 का। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है तो प्लीज ध्यान दीजिए 50, 30 और 20 का रूल क्या होता है। 50, 30, 20 का ये जो आफ्टर टैक्स आपकी इनकम होती है, आफ्टर टैक्स जो आपकी इनकम है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, 50%, 30% एंड 20%। 50% तो जो हमारी नीड्स है उस पे हम अपनी इनकम का 50% हम अपनी नीड्स पे
लगा देते हैं, 30% हम अपनी बॉन्ड्स पे लगा देते हैं और 20% हम अपनी सेविंग्स या जो हमने डेट्स पे करने हैं उन डेट्स को पे करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द रूल ऑफ 50, 30 एंड 20। तो हो सकता है इनको ही फ्लक्चुएट करके आपको बता दिया जाए कि 50 किस पे लगता है, आप बताओ कि नीड्स पे लगता है, वांट्स पे लगता है, सेविंग्स और डेट्स पे लगता है या किसी और चीज पे लगता है। 4 ऑप्शंस बना देते हैं। तो ये पॉइंट्स को आप भी ध्यान रखिए। आई होप आपको 50, 30, 20 का जो बजट फॉर्मूला का रूल है वो भी समझ आ गया होगा। और अब हमारा लास्ट पॉइंट है इम्प्यूटेड और हाइपोथेटिकल कॉस्ट। बच्चे, इम्प्यूटेड और हाइपोथेटिकल कॉस्ट होता है कि जो ऐसी इनविजिबल कॉस्ट जो कि डायरेक्टली नहीं लगती है, हम उसको मान के चलते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था मैंने डेप्रिसिएशन का, ठीक है, या आप कह दो कि मान लीजिए आपके खुद की बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपकी है तो आपको रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ही बिल्डिंग आपकी रेंट पे होती तो आपको रेंट देना पड़ता। तो वो हम मान के चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लगाते ही लगाते हैं। कैपिटल अगर हमारी है तो भी हम बिजनेस को ये मान के चलते हैं कि वो लोन पे ले रहे हैं हम, ठीक है। तो वो चाहे मालिक की है तो भी हम बिजनेस जो है उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट देता ही देता है। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कौन सी कॉस्ट हो गई है आपकी, इम्प्यूटेड या हाइपोथेटिकल कॉस्ट हो गया। फैक्ट्री का रेंट है, आपकी खुद की फैक्ट्री है, लेकिन वो इम्प्यूटेड कॉस्ट मान के हम बिजनेस के अंदर उसको डालते हैं कि फैक्ट्री का रेंट हो गया। ये आई बात समझ। तो ये थे हमारे कॉस्ट फॉर मैनेजर डिसीजन एंड कंट्रोल। तो ये मैनेजमेंट के बेस पे थी। इससे पहले हम फंक्शनल और 3 टाइप की और भी एक्टिविटीज कर चुके हैं। आई होप आज आपको कॉस्ट का पूरा जो हमारा पॉइंट था वो समझ आ गया होगा। आज कॉस्ट के क्लासिफिकेशंस खत्म हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और एक छोटी सी अपील है कि मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।